कुछ वाक़यात किसी दुनिया के किसी भी कोने में, अमेरिका के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो या किसी अफ्रीकन कंट्री के अंदर भी हो, तो बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो रियासत का वजूद जो है उसको ख़तरे में आपको समझना चाहिए, और क्या एक फंक्शनिंग स्टेट है या नहीं है उसके ऊपर भी सवालिया निशान सामने आना चाहिए। पाकिस्तान में 2 वाक़यात ऐसे हैं जिसके ऊपर इंतहा से ज़्यादा एज़ ए पर्सन मैं कहूँ, पाकिस्तानी सिटीज़न कहूँ, एज़ ए जर्नलिस्ट कहूँ, एज़ ए ह्यूमन बीइंग कहूँ, इंसान के तौर पर कहूँ, तो कोई ऐसी वजह नहीं बनती कि जो रहीम यार ख़ान में पुलिस वालों के साथ हुआ तो उसके ऊपर तशवीश की लहर ना दौड़ जाए। और फिर जो कुछ बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले 24 या 48 घंटे के अंदर, बलूचिस्तान में इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, पहले भी होते हैं, लेकिन अभी जिस लहर से, जिस तेज़ी से हुए हैं, अगर ये कहा जाए कि उसके ऊपर तशवीश ना हो तो फिर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर ये कहें कि हमें तशवीश नहीं है तो फिर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें क्या काम करना चाहिए। बलूचिस्तान में जिन लोगों को मारा गया वो इसी मुल्क के बाशिंदे थे ना, मेरे आपके बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के खामद होंगे, किसी की तो औलाद थे ना, इसी सरजमीन में पैदा हुए थे। तो उसको मारने वाले कौन है? पहला सवाल यहाँ से उठता है। कच्चे के डाकू हम हमेशा से सुनते हैं, जब से पैदा हुआ ना मेरी सारी उम्र गुजर गई, कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू। सिंध में भी और पंजाब की इस बेल्ट के अंदर भी फ़ौज डाली है आपने, फ़ौज डाल के भी कच्चे के डाकू नहीं मारे गए। रेंजर्स डाले आपने, रेंजर्स डाल के भी कच्चे के डाकू नहीं मारे गए। पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया, और उनके पास ज़्यादा लॉन्ग रेंज और ज़्यादा बेटर वेपन सिस्टम मौजूद है जिससे वो मारते हैं। तो क्या हम एक रियासत हैं जो 150 डाकू होगा रहीम यार ख़ान के इलाके में, वो 12 पुलिस वालों को मार के हम उसको नहीं रोक सके? ये BLA क्या फिनोमेना, पहले इसके ऊपर भी आप देखें। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक मजीद ब्रिगेड है, तो मजीद ब्रिगेड के अंदर कितने होंगे? 10 लाख लोग होंगे। हमारी 10 लाख फ़ौज है, क्या हम उसको काबू नहीं कर सकते? ये जो नफ़रत है ना दाखिली, असल सवाल जिसके ऊपर सारे आंखें बंद करते हैं, और हम लोग पूरी पाकिस्तानी कौम को, अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आके तो बड़ा वो वहदत का एक दर्स दे रहे थे, लेकिन आपको फंडामेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। आपके मुल्क के अंदर जितना दाखिली इंतशार होगा उसका अंजाम क्या होगा? 14 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, 10 फ़ौज के जवान हैं जो शहीद हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। टोटल 39 लोग हैं जिनको उन्होंने दहशतगर्दों ने मारा है। फ़ौज वाले भी मेरे बेटे, वो सिक्योरिटी के किसी और एजेंसी के भी थे, वो भी मेरे बेटे। वो जो 39 जिनको बसों से उतार के चुन के मारा गया है वो भी हमारे बेटे। तो इसका जवाब कौन देगा? ये दाखिली इंतशार आपको एड्रेस करना पड़ेगा। जितनी इंटरनल डिवीज़न होगी, जितनी दाखिली तकसीम होगी, मैं लड़ता रहूँ। जनरल आसिम ने बड़ा गलत काम किया, हुकूमत में मुदाखलत कर दी। जनरल आसिम कहे कि नहीं ये इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इमरान खान कहे नहीं ये शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तबाह कर दिया। लड़ लें और मुल्क का हाल कुछ नहीं बचेगा। जिस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी का या बड़े बड़े ओहदों पर रहने का सबको शौक़ है, उसको बचाने के लिए पहले फ़िक्र करें। अगर वो बचाने की फ़िक्र आप लोग नहीं करेंगे तो आपको इन ओहदों पे, इन पोजीशंस पे, बड़े बड़े नामों का कोई हक़ हासिल नहीं है। और पाकिस्तान की पिछले 24-48 घंटे की सूरत हाल ऐसी है कि इन सारे लोगों को पाकिस्तानी कौम के सामने जवाबदेह होना चाहिए और अपने किरदार के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। एक और अफसोसनाक पहलू यह है कि हमारी पार्लिमान ऐसी सूरत हाल में 2 या 3 सिक्योरिटी के जवानों को कोई मार के चला जाए ना, तो उसके ऊपर आपकी पार्लिमान को सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए। लाइव सेशन आपका पूरी कौम को दिखाना चाहिए और कॉजेज़ ढूंढनी चाहिए कि क्या वजह हुई कि 12 पुलिस वालों को मार दिया, क्या वजह हुई कि बलूचिस्तान के अंदर ही हुआ, और उसके ऊपर तब तक उठे नहीं जब तक आप सोल्यूशन, उसका हल लेके वहाँ से उठते नहीं हैं। हमारी पार्लिमान की प्रायोरिटी क्या है? एक हिडन एजेंडा है जिसके ऊपर ये गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज काबू नहीं आ रहे। तो उम्र 68 साल करें, 68 ईयर करें तो फ़ायदा होगा कि 62 ईयर्स करें तो फ़ायदा होगा? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं 6 जिन्होंने खत लिख दिया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही नहीं ठीक है, या किसी तरमीम करके इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट में फेंक दें तो ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे? अगर ये प्रायोरिटी है तो फिर बहुत ही दुख का मुकाम है और आपको इस पार्लियामेंट में रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए और पाकिस्तानी कौम से इस पार्लियामान में फ्लोर पे खड़े होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी, वज़ीर दाखिला को भी, और जितने मुतलका बाकी लोग हैं उन सारों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। कभी इस कदर भी वहशतनाक वाक़यात हुए, मरने के बाद चले जाओ जी, घर ले लो, बच्चे को नौकरी भर्ती कर देंगे, वो जो दुनिया से बाप चला गया उसका कौन जवाब देगा? प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे और क्या आईनी तरमीम हुकूमत गौर कर रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो हमारे साथ छोटा मायूम मोहम्मद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से, और माजिद निज़ामी साहब हैं, मारूफ एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हमायूं साहब, पहले तो ये सिक्योरिटी वाला मामले पर डिस्कशन करनी चाहिए। बड़ी तकसीम होगी पाकिस्तान में। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट पूछे ना तो दुआ मांगता हूँ कि ऐसा दिन आए कि मैं इस मरने मारने की ख़बरों से निकल कर, इस इंतशार वाली ख़बर से निकल कर किसी ढंग की ख़बर पे बात कर सकूँ। नहीं कर पाता। प्रोग्राम शुरू करने लगते हैं तो कोई ना कोई नया फसाद ही सामने आया होता है। आपको दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता कि हम पाकिस्तान को कहाँ ले आए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए नदीम साहब, आपने जो बातें की हैं वो हर एक के दिल की आवाज़ भी है, और मेरे ख़्याल में आज का एक तकाज़ा भी है कि हम सबसे पहले एज अ कौम ना हम बैठ के देखें। मैं मिसाल देता हूँ इस कौम की एक घर की तरह। आपको पता है हमारे कितना ज़्यादा इस मुल्क में कितना ज़्यादा ये रिवाज होता है कि एक घर के अंदर 3-4 भाइयों का किसी एक छोटे से इशू के ऊपर लड़ाई हो जाती है। कोई छोटी सी ज़मीन होगी, कोई छोटे से पैसे होंगे उसके ऊपर, और भाई भाई को कत्ल कर रहा है, भाई भतीजे को कत्ल कर रहा है, भतीजा चचा को कत्ल कर रहा है, चचा, ये सारी चीज़ें चल रही होती है। अब उसी को जब आप एक्स्ट्रापोलेट कर दे इन दी बिगर उस लिहाज से, दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, इसकी अगर आप वजूहात पे जाएं, इसकी वजूहात में छोटी छोटी लेकिन बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर जान के मान पाऊँ तो उनमें से 2-3-4 प्रॉब्लम ऐसी हैं कि वो एड्रेस हो सकती हैं, लेकिन उनको हम एड्रेस करते नहीं हैं। मैं मिसाल देता हूँ, डॉक्टर हुमायूं एक टेररिस्ट है, या इसने कोई गलत काम किया है, इसने मुल्क के लोगों के साथ, मुल्क के दुश्मनों के साथ मिलके कुछ किया, पता चल जाता है, मुझे पकड़ के ले जाया जाता है इंटेरोगेशन के लिए। गुड, कोई पाकिस्तानी इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है। अब होता क्या है, हो सकता है डॉक्टर हुमायूं जो है ना टेररिस्ट और कहीं और निकल गया हो, अफगानिस्तान चला गया हो, कोई और गलत काम करने चला गया हो, और वो घर से गायब है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक परसेप्शन ये है कि उठा लिया गया। किसने उठाया? हमारी ही हुकूमत के लोगों ने या एजेंसीज ने उठा लिया है। बेहतर ये हो कि मुझे पकड़ लिया एजेंसी ने, वो पकड़े और मेरे घर वालों को कहे कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मियाँ इस चीज़ के लिए हमने पकड़ा है, हमारे पास है, लेट अस इंटेरोगेट एंड वील गिव इट बैक। केस रजिस्टर करके उसको कोर्ट ऑफ लॉ में करें। अब जरूर करें उसको, जिस तरीके से इंटेरोगेट करना है, इंटेरोगेशन आपका जरूरी करना है। लेकिन ये कर देना कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा भाई कहाँ है, मेरे बीवी को पता ही नहीं है कि मियाँ कहाँ चला गया, मेरे बच्चों को पता ही नहीं है कि बाप कहाँ चला गया है, जिंदा है, मर गया है, अगर तो मैंने, अब जब इस चीज़ को आप एड्रेस कर लेंगे ना, ट्रस्ट मी, आपका कम से कम 40-50% का मसला हल हो जाएगा। तो ये जो बलूचिस्तान में अभी हुआ है ना, ये आपके दाखिली तो इंतशार उसके अंदर बुनियादी तौर पर कैटलिस्ट का किरदार अदा करता है, लेकिन जब आपके दाखिली इंतशार बढ़ जाता है ना, तो फिर आपके जो वो दोस्त हैं जिनका अवलीन इंटरेस्ट ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर फसाद ही फैला रहे, वो फिर उसको फंड करते हैं उस प्रोसेस को। अब हमने उस ज़मीन को हमवार करके उनको दे दिया, तो कोई इंडिया फंड करेगा, कोई और दुश्मन फंड करेगा, क्यों नहीं करेगा? मैंने देखे ना, मेरे दुश्मन, फर्ज करें मैं वही मिसाल देता हूँ घर वालों की, अब मेरे साथ वाला मोहल्ले वाला है, उसको पता है कि यार इस घर का ये पोर्शन मेरे हाथ आ जाए ना तो मेरी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ज़मीन आ जाएगी, तो वो क्या कहेगा, एक भाई का जिसका कमरा उसकी तरफ होगा, वो से कहेगा यार उसने तो तुम्हें ये कर। अब वही सारी चीज़ें इस जगह पे ही हो रही है। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, असल प्रॉब्लम हम लोगों के अंदर है। अच्छा, एक बीपर कर ले, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, ये बताइएगा कि बड़ा शोर चल रहा है कि कोई आईनी तरमीम का ऐसा पैकेज आना है कि जजों को काबू करने का कोई नया फार्मूला दरियाफ्त होगा। कोई असम्बली के अंदर किसी ने जिक्र किया, लॉ मिनिस्टर या किसी और वजीर से आपकी बात हुई हो? जी बिल्कुल मलिक साहब, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जॉइंट सेशन की बात सुनाई दे रही है कि 28 तारीख को जो है वो जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है, और उसमें शायद कुछ जजिस के हवाले से कोई तरमीम की जाएगी। लेकिन एक तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जॉइंट सेशन में जो है वो कोई तरमीम नहीं हो सकती है। उसके लिए ज़ाहिर है दोनों हाउसेस को जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर की जानिब से सवाल उठाया गया था उमर अयूब की जानिब से कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीर पर वज़ीर कानून जो है वो सूरत हाल वाज़ेह करें, उनकी जानिब से ये मुतालबा आया, तो उसके ऊपर आइनी सूरत हाल जो है वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की जानिब से वाज़ेह की गई। और उनका ये कहना था कि मौजूदा आइन और कानून के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो सीनियर जजेस हैं उसमें से किसी को जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी जो है वो चीफ जस्टिस मुकर्रर कर सकती है। उन्होंने हवाला दिया लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, उनका कहना था कि 5वें नंबर पर थी, उन्हें जुडिशल कमीशन। लेकिन हाई कोर्ट के जजेस चीफ जस्टिस का इशू ही नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है 175A, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला है। तो जी उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस पर लॉ मिनिस्टर ने बताया कि नहीं बताया? देखिए, उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह किया गया कि 18वीं तरमीम के तहत जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तकर्री
सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। तो ये उनकी जानिब से जब कह दिया गया और उसके बाद ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले पर आइन के मुताबिक ही चला जा सकता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से जो आइन और कानून की पोजीशन है वो वाजे कर दी है। अब इसके ऊपर जो है वो बातें बहुत सारी हो रही है, लेकिन वजीर कानून ने वाजे कर दिया है कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए बनाया जाता है और उसी के मुताबिक हुकूमत जो है वो आइन के मुताबिक ही उसके कोई ऊपर मुद्दत मुलाजमत के ऊपर तो जिक्र नहीं हुआ, किसी ने सवाल नहीं किया असेंबली में? वो भी नहीं कर सकते। जी नहीं, अभी इसका मामला के ऊपर वो डिस्कशन कोई नहीं हुई, क्योंकि हमारी इतलात ये है कि वो CCLC में ये समरी जो है वो गई थी, मूव हुई थी, और उसके बाद हुकूमती ऐवानों में जो है और उनकी टेबल्स के ऊपर ये समरी मूव कर रही है। अभी तक इसके ऊपर हतमी फैसला कोई नहीं हुआ। इसी हवाले से ना असेंबली में इसके ऊपर कोई बात की गई है और ना ही हुकूमत इसके ऊपर कोई बात करना चाह रही है। लेकिन कैबिनेट कमेटी और लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है उसके पास वो समरी आप कह रहे हैं गई है, लेकिन अभी उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं है। वो कर नहीं जी सकता एग्जैक्टली है। इसी तरह है वहाँ वो बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान खान।